पिछली क्लास में बाबू हम लोग सेंट्रल डोग्मा में जो लास्ट स्टेप बताया गया था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उस पर हमने फोकस डाला था। और ट्रांसलेशन यानी कि आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है, इस पर हमने पूर्ण रूप से चर्चा किया था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा, और नहीं समझ में बाबू आया होगा तो आप फिर से वीडियो देखिए, बुक पढ़िए और दिक्कत हो तो बोलिए। अब इस कड़ी में हम लोगों ने सेंट्रल डोग्मा का पूरा कंसेप्ट देखा, यानी कि हमने अब तक क्या देखा इस पूरे चैप्टर में। हमने देखा इसका हमने स्ट्रक्चर देखा होगा इस पूरे चैप्टर में। डीएनए क्या है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कैसे बना होता है, यह हमने पढ़ा। जेनेटिक मटेरियल का काम डीएनए ही करता है, क्यों करता है, इस पर हमने चर्चा किया। फिर हमने इस चैप्टर में देखा कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, यह हमने पढ़ा। फिर हमने डीएनए से आरएनए कैसे बनता है ये देखा, और फिर हमने आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है वो हमने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में देख लिया। यहाँ हमारा टॉपिक है, पहले बाबू हम लोग टॉपिक समझे। हमारा टॉपिक कहता है कि रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन। हम क्या देख रहे हैं कि डीएनए, इसी का बाबू एक छोटा सा सेगमेंट होता है जीन। डीएनए को कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ और जीन को कहते हैं आनुवांशिक इकाई। डीएनए को क्या कहते हैं, हेरिडेटरी मटेरियल, और जीन को कहते हैं हेरिडेटरी यूनिट। तो बाबू यही इसी डीएनए का एक छोटा सेगमेंट कहलाता है जीन। तो ये फाइनली डीएनए बनाता क्या है, प्रोटीन बनाता है। फाइनली डीएनए क्या बनाता है, या डीएनए या जीन अभिव्यक्त होकर के, ये डीएनए या जीन अपना काम करके अभिव्यक्त होकर के एक्सप्रेस होकर के फाइनली रिजल्ट क्या देता है, तो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन देता है। तो टॉपिक कह रहा है कि क्या यह प्रक्रिया मीन्स जो डीएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है या जीन से जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया है, क्या यह जो प्रक्रिया है इसका भी कोई रेगुलेटर है, इसका भी कोई कान पकड़ने वाला है, इसका भी कोई निगरानी करने वाला है? अगर है तो वह निगरानी कैसे होता है? तो वास्तव में इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जीन अभिव्यक्त होकर के जो प्रोटीन बना रहा है या जीन के द्वारा जो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया है वह कैसे रेगुलेट होती है, कैसे उसका नियमन होता है, यही यहाँ पढ़ना है। पहला है क्वेश्चन कि ये नियमित इसका रेगुलेशन होता है कि नहीं। अगर रेगुलेशन है, नियमन है, तो नो डाउट कि कोई ना कोई नियमन करने वाला होगा। जैसे आप लोग अगर स्टूडेंट हो, आपका अगर कोचिंग जब चल रहा था तो आपका कोचिंग का मान लो टाइम था 1 बजे दिन में से लेकर 5 बजे तक। अब लड़का या लड़की आप लोग घर से निकले, आप 12:30 में घर से चले। आप जिस दिन 5:30 तक घर नहीं पहुंचते थे, घर के लोगों को बेचैनी हो जाती थी। आप अगर किसी दिन 1 घंटा लेट से घर गए तो आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियन पूछते थे कि आपको आज देर क्यों हुआ, यानी कि आप मनमानी ढंग से देर नहीं कर सकते हैं। आपका क्लास 1 बजे है और आप किसी दिन 12 बजे आपको निकलना पड़े, 11 बजे निकलना पड़े, तो आपको बताना पड़ता है कि किस रीजन से आज आप पहले जा रहे हैं कोचिंग। यानी कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो स्वतंत्र आप नहीं हैं, पेरेंट्स के द्वारा गाइड होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अब सिंपल सा बात है, जैसे आप देखते हैं ना रेगुलेटर, जो हम लोग खाना बनाते हैं तो गैस में एक रेगुलेटर लगा रहता है ना सिलेंडर में। वो जब रेगुलेटर ऑन रहता है तो हम लोग खाना बनाते हैं, रेगुलेटर ऑफ रहता है तो गैस सप्लाई चूल्हा तक नहीं होता है, खाना नहीं बनता है। तो रेगुलेटर रेगुलेट करने वाला, स्टिमुलेटर स्टिमुलेट करने वाला, डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाला, एक्टर एक्ट करने वाला, ठीक है। तो यहाँ चर्चा है कि जो डीएनए के द्वारा या जीन के द्वारा जो प्रोटीन निर्माण होता है, या डीएनए या जीन जो अभिव्यक्त होकर के अपना प्रोडक्ट बनाता है, यह प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का रेगुलेशन होता है कि नहीं। अगर होता है तो कैसे होता है, किस तरह से होता है, यही हम लोग पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ देखिए
कह रहे बाबू कि प्रोकैरियोटिक केस में, प्रोकैरियोटिक मतलब जीवाणु या प्रोकैरियोटिक सजीव के केस में प्रोटीन बनने की प्रक्रिया 2 स्टेप पर हम रेगुलेट कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स, सबसे पहले हम ध्यान देना किस पर, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सजीव में हम 2 तरह से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? तो अगर हम डीएनए से आरएनए ही नहीं बनने दें, डीएनए से आरएनए ही नहीं बनने दें तो प्रोटीन बनेगा? फिर नहीं बनेगा। उसी तरह से यानी कि हम ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया नहीं होने दें तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। उसी तरह से अगर हम ट्रांसलेशन प्रक्रिया नहीं होने दें, यानी कि हम आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने दें, ट्रांसलेशन प्रक्रिया नहीं होने दें, यानी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसको पॉलीपेप्टाइड में नहीं बदलने दें तो प्रोटीन बन पाएगा? नहीं। तो प्रोकैरियोटिक सजीव में हम 2 जगह पर 2 तरह से जीन रेगुलेशन कर सकते हैं, यानी कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कर सकते हैं, या प्रोटीन सिंथेसिस का रेगुलेशन कर सकते हैं, या जीन की अभिव्यक्ति का नियमन कर सकते हैं। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। कितने जगह पर? 2 जगह। अगर हम यूकैरियोट्स का बात करें तो इस 2 के अलावा हम 2 और जगह पर रेगुलेशन कर सकते हैं। किसमें? यूकैरियोट्स में। कैसे? तो तीसरा देखिएगा, हमने बताया या पहले से जानते हैं कि यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड केंद्रक होता है, वेल डेवलप केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट्स में आरएनए कहाँ बनता है? मैसेंजर आरएनए केंद्रक के अंदर। डीएनए से आरएनए कहाँ बनते हैं? केंद्रक के अंदर। तो यूकैरियोट्स के केस में अगर हम आरएनए को केंद्रक के बाहर नहीं आने दें, मैसेंजर आरएनए को, ये जैसे सपोज ये न्यूक्लियस है, क्या है? ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस में बना डीएनए से आर, डीएनए से आरएनए बना। तो इस आर को हम अगर केंद्रक झिल्ली के बाहर या न्यूक्लियस के बाहर नहीं आने दें, किसको? इस आर को, इस बने हुए आर को, डीएनए से जो आरएनए बना न्यूक्लियस के अंदर, उसको अगर हम कोशिका द्रव में बाहर नहीं आने दें तो क्या प्रोटीन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो प्रोटीन तभी बनेगा जब वो केंद्रक से बाहर कहाँ आएगा? कोशिका द्रव में। किसके पास? राइबोसोम के पास। यानी कि अगर हम एमआरएनए का जो साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्टेशन है, एमआरएनए कहां से? एमआरएनए बाबू कहां से? न्यूक्लियस से। एन मतलब यहां क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो इस अगर न्यूक्लियस से एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में हम नहीं आने दें तो प्रक्रिया क्या होगा? प्रोटीन बनने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। एन मतलब हो गया न्यूक्लियस, केंद्रक, यानी केंद्रक में जो एमआरएनए बना उसको बाहर नहीं आने दें साइटोप्लाज्म में तो यह प्रक्रिया नहीं होगा। यह कहाँ होगा? यूकैरियोटिक सजीव में। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो केंद्रक का बातें नहीं है। चौथा स्टेप देखिए, आप चौथा स्टेप देखिए, हम जब पढ़ाए होंगे आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन तो बताए होंगे बाबू कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें जो स्टार्टिंग में जो मैसेंजर आरएनए बनता है ना, वो इमैच्योर होता है और परिपक्व होता है, हेट्रोजीनस आरएनए होता है। तो उसको परिपक्व बनाने के लिए प्रोसेसिंग करना पड़ता है, संसाधित करना पड़ता है। उसमें 2 प्रक्रिया होता है, बताए होंगे आपको। पहला कैपिंग टेलिंग और दूसरा आरएनए स्प्लाइसिंग। कैपिंग टेलिंग और आरएनए स्प्लाइसिंग, यह प्रक्रिया किसमें होता है? यूकैरियोटिक सजीवों में। यानी कि यूकैरियोटिक सजीव में जो अपरिपक्व मैसेंजर आरएनए बनते हैं उसको परिपक्व बनाने के लिए 2 घटना होता है, कैपिंग टेलिंग और आरएनए स्प्लाइसिंग। बताएंगे कैपिंग प्रक्रिया में क्या होता है कि 5 प्राइम पर 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है 5 प्राइम पर, और 3 प्राइम पर टेलिंग में 200 से 300 एडेनिन के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग बताएंगे ना कि जो मैसेंजर आरएनए बना स्टार्टिंग में उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन क्या होते हैं? अंतरापित होते हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं।
तो इंट्रॉन जो होता है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। इंट्रॉन से वास्तव में पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेगा, इंट्रॉन से वास्तव में प्रोटीन नहीं बनते। तो वहाँ एक खास प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। उस आरएनए स्प्लाइसिंग या आरएनए संबंधन प्रक्रिया से वो जो एक्सॉन और इंट्रॉन का सीक्वेंस होता है उसमें से इंट्रॉन को बाहर कर दिया जाता है। किसको बाहर किया जाता है? इंट्रॉन को। जब इंट्रॉन बाहर जाता है तो बस एक्सॉन का सीक्वेंस बच जाता है, फिर उससे प्रोटीन बनेगा। यानी कि यूकेरियोटिक शरीर में अगर हम स्प्लाइसिंग प्रक्रिया जो होता है, यानी कि संबंधन कहते हैं, संबंधन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप देखे होइएगा ना, ये क्या होते हैं? ये इंट्रॉन होते हैं, पता है ना, ये इंट्रॉन है, इसे अव्यक्तिक करते हैं। और ये क्या है? एक्सॉन है। ये क्या है? एक्सॉन है। इसे व्यक्तिक कहते हैं, एक्सॉन को इसे कहते हैं अव्यक्तिक। यही इंट्रॉन जो है इस आरएनए संबंधन प्रक्रिया में क्या होता है, के द्वारा क्या किया जाता है, इसको यहां से निकाल दिया जाता है। इसी एक्सॉन इंट्रॉन के सीक्वेंस से, इसी एक्सॉन इंट्रॉन के सीक्वेंस से इंट्रॉन को जो बाहर निकाला जाता है, इस प्रक्रिया कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। और यह जब प्रक्रिया होता है तभी जाके आपको परिपक्व एमआरएनए बन पाता है। तो कह रहे अगर यूकेरियोट्स में अगर ये स्प्लाइसिंग प्रोसेस, आरएनए स्प्लाइसिंग या संबंधन प्रक्रिया नहीं होने दिया जाए तो भी आपका प्रोटीन नहीं बन पाएगा, यानी कि जीन अपना काम नहीं कर पाएगा, यानी कि जीन अभिव्यक्त होकर के प्रोटीन नहीं बना पाएगा, यानी जीन की अभिव्यक्ति बाधित हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? यानी कि पहला दूसरा तरीका ये प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स दोनों में है। यानी कि हम प्रोकैरियोटिक सजीव में प्रोटीन सिंथेसिस का रेगुलेशन, जीन अभिव्यक्ति का नियमन सिर्फ 2 जगह कर सकते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक सजीव में, लेकिन यूकेरियोटिक सजीव में जीन अभिव्यक्ति का नियमन 4 जगह पर होता है। कहाँ? अनुलेखन स्तर पर, स्थानांतरण स्तर पर, जो मैसेंजर आरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव में परिवहन करता है वहां पर, और चौथा आरएनए संबंधन स्तर। बात समझ में आ रहा है? अब इसको बाबू हम लोग थोड़ा सा समझें। कह रहे बाबू कि ये जीन अभिव्यक्ति होता है, इसको हम एक नमूना से थोड़ा समझेंगे। एक आप लोग नाम सुनेगा, एक कॉमन जीवाणु जिसका नाम है ई कोलाई। एक कॉमन जीवाणु जिसका नाम क्या है? इस्चेरिचिया कोली या इस्चेरिचिया कोलाई। कह रहे बाबू कि ये जो इस्चेरिचिया कोली है यह एक तरह की डाइसैकेराइड से अपना पोषण लेता है। एक डाइसैकेराइड है जिसका नाम है लैक्टोज, LACTOS। लैक्टोज यह क्या है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब जो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना। तो कह रहा है कि इस्चेरिचिया कोलाई जो है, मान लिया जाए इस्चेरिचिया कोलाई है, ये इस्चेरिचिया कोली नामक जो जीवाणु है, ये इस्चेरिचिया कोली नामक जीवाणु इस लैक्टोज पर एक खास एंजाइम स्रावित करता है, एक खास एंजाइम देता है इसको, इस पर देता है, और उस एंजाइम के चलते या इस लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस होता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। ध्यान देना बाबू, कह रहा है कि इस्चेरिचिया कोलाई एक जीवाणु है जो एक खास डाइसैकेराइड, इसका नाम है लैक्टोज, जो 2 मोनोसैकेराइड से बना हो, उस पर उससे अपना पोषण लेता है। तो कैसे पोषण लेता है? तो इस लैक्टोज पर एक खास एंजाइम छोड़ता है
जिसके चलते इस लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस होता है ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में। ये ग्लूकोज ग्लैक्टोज क्या हुए, ये दोनों मोनोसैकेराइड हुए, और तब इस ग्लूकोज या ग्लैक्टोज के अपना पोषण ले लेता है। यहाँ पर वह एक खास एंजाइम छोड़ता है, जिस एंजाइम का नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। क्या नाम है उस एंजाइम का? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। मतलब कहने का माने है कि जो इस्चेरिचिया कोलाई है या इस लैक्टोज नामक डाइसैकेराइड को तोड़ता है ग्लूकोज ग्लैक्टोज में और उससे अपना पोषण लेता है। तोड़ने के लिए इस पर एक एंजाइम छोड़ता है जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। अब हम लोग थोड़ा सा बाबू देखेंगे इस बात को। हम जानते हैं कि सजीव के शरीर में जितने एंजाइम्स हैं ऑल आर प्रोटीन। सही बात की गलत बात? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। हमारे शरीर में जितने एंजाइम्स होते हैं वो सारे प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो होते हैं सारे के सारे प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। आप लोग पढ़िएगा या पढ़े होइएगा। बट हार्मोन जो होता है, हार्मोन दोनों दो चीज़ है। एंजाइम एक अलग केमिकल हुआ, हार्मोन एक अलग केमिकल हुआ। हार्मोन प्रोटीनेशियस भी होता है और नॉन प्रोटीनेशियस भी होता है। बाद में यहाँ फिलहाल यही चीज़ है कि हमारे शरीर में सजीव के शरीर के अंदर जितने एंजाइम्स होते हैं दे ऑल आर प्रोटीन। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ देखो, कह रहा है कि इस लैक्टोज को तोड़ता है कौन? इस्चेरिचिया कोलाई। और क्या करता है उसको तोड़ता है? और डाइसैकेराइड है तो उसको तोड़ देता है मोनोसैकेराइड में, ग्लूकोज ग्लैक्टोज में। इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और इसी को अपना पोषण लेता है। कह रहा है कि अगर इस्चेरिचिया कोलाई के विसिनिटी में, इस्चेरिचिया कोलाई के परिवेश में, इस्चेरिचिया कोलाई के पास, इस्चेरिचिया कोलाई के सराउंडिंग में अगर ये लैक्टोज टोटल का टोटल कंज्यूम हो जाए, इस्चेरिचिया कोलाई के सराउंडिंग में या इस्चेरिचिया कोलाई के पास उसके विसिनिटी में लैक्टोज क्या हो जाए? टोटल का टोटल कंज्यूम हो जाए। कंज्यूम हो जाए मतलब खपत कर लिया जाए, वो सारा लैक्टोज खत्म हो जाए। ये सारा लैक्टोज क्या हो गया? खत्म। अब बताइए, जब इसके सराउंडिंग में, इसके पास लैक्टोज जब खत्म हो गया तो इसको जब यही खत्म हो गया तो जिस एंजाइम के हेल्प से ये बाबू तोड़ा जाता है उस एंजाइम का कोई जरूरत है? नहीं है। जब यही नहीं, इसी का लोग तोड़ने के लिए एंजाइम इसमें स्रावित करता है। तो जब ये लैक्टोज खत्म हो गया तो बाबू इस एंजाइम का क्या कोई इंपॉर्टेंस है? नहीं है। ये क्या है? एंजाइम है। तो ये एंजाइम क्या है? ये क्या है? ये जो इस एंजाइम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। एंजाइम वास्तव में क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम क्या है वास्तव में? कह रहा है इसके जब परिवेश में, इसके पास जब लैक्टोज खत्म हो गया तो जिस एंजाइम के हेल्प से इसको तोड़ रहा है उसका कोई जरूरत है? नहीं है। जब लैक्टोज नहीं हो तो एंजाइम कहला, और एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। तो जब इस एंजाइम का जरूरत नहीं है, मतलब जब इस प्रोटीन का जरूरत नहीं है, तो ये प्रोटीन किससे बना है? आरएनए से बना है। तो जब इस प्रोटीन का रोल खत्म तो इस आरएनए का रोल रह पाया? नहीं रह पाया। और जब आरएनए का रोल नहीं रह पाया तो उस डीएनए का या जीन का, जब आरएनए का ही रोल खत्म हो गया तो इस डीएनए या जीन का क्या रोल है? कौन रोल है? कौन रोल नहीं है। इट मीन्स कि यह जीन तभी तक अभिव्यक्त होगा, जीन तभी तक प्रोटीन बनाएगा या जीन तभी तक एक्टिव रहेगा जब इसके परिवेश में लैक्टोज रहेगा। लैक्टोज खत्म, इस एंजाइम का कोई जरूरत नहीं। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। यानी कि इस प्रोटीन का कोई जरूरत नहीं। तो उस प्रोटीन का कोई जरूरत नहीं तो उस आरएनए का भी कोई जरूरत नहीं। जब आरएनए की कोई जरूरत नहीं तो जिस जीन या डीएनए से आरएनए बना उसका भी कोई जरूरत नहीं। यानी कि इनका वैल्यू कब तक, इनका इंपॉर्टेंस कब तक, ये अपना अभिव्यक्त कब तक करेंगे, अपना काम कब तक करेंगे, ये सक्रिय कब रहेंगे, कब तक रहेंगे? जब तक इसके परिवेश में लैक्टोज है। लैक्टोज खत्म, खिस्सा खत्म। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटली यह प्रूफ हुआ है कि
जो जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है, जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, यह किसी सजीव के मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंट के द्वारा भी प्रभावित होता है। यानी कि हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स दैट इट इज आइदर मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन बाय विच द एक्सप्रेशन ऑफ जीन अफेक्टेड। फिर से समझिए हम क्या कर रहे हैं कि इस एग्जाम्पल से हम क्या कर सकते हैं कि मेटाबॉलिक उपापचयी, फिजियोलॉजिकल कार्यकी, मेटाबॉलिक उपापचयी, फिजियोलॉजिकल कार्यकी, इन्वायरमेंटल माने वातावरण, ये सारे जो हैं किसी जीव का कार्यकी, मतलब कह सकते हैं किसी जीव के अंदर जीन अभिव्यक्ति का माने जीन की अभिव्यक्ति, किसी जीव के अंदर प्रोटीन बनने, किसी जीव के अंदर जीन द्वारा प्रोटीन बनने की प्रक्रिया, या किसी जीव के अंदर जीन की अभिव्यक्ति उस जीव के उपापचयी मतलब मेटाबॉलिक, शरीर के कार्यकी यानी कि फिजियोलॉजिकल, या उसके परिवेश यानी कि उसके इन्वायरमेंट द्वारा नियमित होता है। यानी कि इट इज मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ लिविंग बीइंग्स बाय विच द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अफेक्टेड। बात तनी समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार जरूर से किताब पढ़िए। अब कह रहा है जीन एक्सप्रेशन को समझने के लिए बहुत सारे मॉडल अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। इसको बहुत सारे मॉडल से समझा गया कैसे ऐसे होता है। इसमें आपकी बुक में लिखा है लैक ऑपरेंट मॉडल। लैक ऑपरेंट मतलब लैक्टोज, लैक बना है लैक्टोज से, लैक ऑपरेंट मॉडल, जिसे जैकोब और मोनोड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ट्रिप्टोफान मॉडल, हिस्टिडीन मॉडल, मतलब लैक ओपेरन, ट्रिप्टोफान ओपेरन, हिस्टिडीन ओपेरन, वैलिन ओपेरन, बहुत सारे मॉडल से दिए गए। लैक ओपेरन, हिस्टिडीन जो अमीनो एसिड हुआ, वैलिन जो अमीनो एसिड हुआ, तो लैक ओपेरन, वैलिन ओपेरन, हिस्टिडीन ओपेरन, ट्रिप्टोफान ओपेरन, ये बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसके द्वारा समझाया गया है कि सजीवों में जीन अभिव्यक्ति का नियमन कैसे हो सकता है, या सजीव के अंदर जीन से जो प्रोटीन बनते हैं उसका नियमन कैसे हो सकता है। तो आप बुक को पढ़िएगा, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी समझने में, लेकिन अगर आप इस फिगर को खूब ध्यान से देख लीजिएगा जो हम समझा रहे हैं बता रहे हैं, तो सारा आपको दूर हो जाएगा कंफ्यूजन। और ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, उसको फिगर को समझना है, आएगा समझ में। तो हम लोग अभी क्या देखने जा रहे हैं? हम लोग देखने जा रहे हैं लैक ओपेरन। हम लोग देखने जा रहे हैं लैक ओपेरन और इस लैक ओपेरन का कहला लैक ओपेरन क्या है? ये लैक ओपेरन एक मॉडल हुआ यह समझने के लिए कि जीन का एक्सप्रेशन सजीव में कैसे रेगुलेट होता है। जीन एक्सप्रेशन की प्रक्रिया या जीन अभिव्यक्ति की प्रक्रिया सजीव के अंदर कैसे जीन की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया सजीव के अंदर कैसे रेगुलेट होती है, कैसे नियमित होती है, इसको समझने के लिए लैक ओपेरन मॉडल हम लोग समझने जा रहे हैं। किसने दिया था लैक ओपेरन? किसने दिया था बाबू? तो जैकोब एंड मोनोड, JACOB एंड मोनोड, जैकोब और मोनोड
जैकोब और मोनोड, ये क्या है, ये दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ही इलैक ऑपरेंट मॉडल प्रस्तुत किया था। बात समझ में आया? तो थोड़ा हम लोग देखेंगे पहले ये कहता क्या है क्या। तो हम लोग बात कर रहे थे लैक ऑपरेंट का। ये लैक ऑपरेंट क्या है? एक मॉडल है जो इस बात को समझने के लिए दिया गया है, इसके द्वारा जैकोब और मोनोड नामक वैज्ञानिक द्वारा, कि कैसे सजीवों में जीन की अभिव्यक्ति नियमित हो पाती है। यही बात समझना है। तो देखिए, इसे हम लैक ऑपरेंट मॉडल कहते हैं क्योंकि इसमें लैक्टोज का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखे हुए हैं ऑपेरन। ऑपेरन क्या है? ऑपेरन के नाम परिभाषा दिए हुए हैं, ए सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। क्या लिखा हुआ है? ए सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, मतलब संरचनात्मक जीन का एक सेट, पूरा व्यवस्था, रिलेटेड विथ, जुड़ा हुआ, प्रोमोटर एंड ऑपरेटर। ए सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन रिलेटेड विथ प्रोमोटर एंड ऑपरेटर, मतलब संरचनात्मक जीन जो एक से अधिक है, उनका पूरा सेट, पूरा व्यवस्था, जो ऑपरेटर और प्रोमोटर जीन से जुड़े हुए हैं, उसी को कहा जाता है ऑपरेटर। यहाँ बाबू हम ब्रैकेट में दिए हुए हैं कि ए रेगुलेटरी जीन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑपरेटर। ए रेगुलेटरी जीन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑपरेटर। वास्तव में यहाँ क्या होगा कि रेगुलेटरी जीन, ये फिगर है कि ये रेगुलेटरी जीन विच इज फार अवे फ्रॉम प्रोमोटर, ये रेगुलेटरी जीन है यहाँ से यहाँ तक। तो ये रेगुलेटरी जीन जो प्रोमोटर से, रेगुलेटरी जीन विच इज अवे फ्रॉम प्रोमोटर and it is related with some, and it is attached with some unrelated gene। ये जो रेगुलेटरी जीन है, ये स्मॉल आई बाबू लिखा हुआ है, ये जो आई है जिसे रेगुलेटरी जीन कहते हैं, कह रहा है कि ऑपरेंट का पार्ट नहीं है। क्यों? ये जो रेगुलेटरी जीन है which is away from promoter side, जो प्रोमोटर से दूर है, and it is with some unrelated gene, इसके बीच में कुछ unrelated जीन है। ये रेगुलेटरी जीन ऑपरेंट का पार्ट नहीं है। यानी ऑपरेंट का पार्ट क्या है? ऑपरेंट क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन का सेट जो ऑपरेटर और प्रोमोटर से जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है इस लैक ऑपरेंट में ये जैसे डीएनए का एक है, डीएनए है, तो इसमें इस लैक ऑपरेंट के कुछ पार्ट हैं, कुछ घटक हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है आई, स्मॉल आई। स्मॉल आई का बुक में दो मीनिंग मिलेगा बाबू इस चैप्टर में, इसी टॉपिक में। आई मतलब इंड्यूसर, इंड्यूस करने वाला, और आई मतलब इनहिबिटर, इनहिबिट करने वाला मतलब रोकने वाला, इनहिबिटर। तो यहाँ स्मॉल आई का माने इनहिबिटर है, रोकने के संदर्भ में है, इंड्यूस के संदर्भ में नहीं है, इंड्यूसर नहीं है। यहाँ स्मॉल आई मतलब इनहिबिटरी या रेगुलेटरी। तो ये रेगुलेटर जीन हो गया स्मॉल आई। ये पी है, इसे कहते हैं प्रोमोटर जीन या प्रोमोटर साइट। तो प्रोमोटर साइट क्या है? प्रोमोटर साइट वह साइट है जहां इनहिबिटरी प्रोटीन जाके बाइंड करता है। प्रोमोटर साइट वह साइट है जहां इनहिबिटरी प्रोटीन जाके बाइंड करता है। और ऑपरेटर साइट है जहां से क्या होगा? ऑपरेटर साइट यहां से ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो यहां से आगे ऑपरेट करेगा, और
ये जो स्ट्रक्चरल जीन है तीन, पी से यहाँ हो गया प्रोमोटर जीन या प्रोमोटर साइट, ओ से हो गया ऑपरेटर साइट या ऑपरेटर जीन, और जेड वाई ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन है, संरचनात्मक जीन। जेड जो ये डीएनए का सेक्शन है ये बनाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। जो वाई सेक्शन है उससे बनेगा क्या, परमिएज एंजाइम, PERMEASE, परमिएज एंजाइम। और ये जो है इससे बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। कौन एंजाइम, ट्रांस एसिटाइलेज, TRANSACETYLASE, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनेगा। जेड वाई ये तीनों क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। जेड से बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम, वाई से परमिएज एंजाइम, और ए से ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ओ से ऑपरेटर जीन या ऑपरेटर साइट, बी से प्रोमोटर जीन या क्या प्रोमोटर साइट, और आई से रेगुलेटरी जीन। तो ये लैक ऑपरेटर के ये घटक है, ठीक है। अब एक काम क्या है भाई, तो जो रेगुलेटरी जीन है उससे एमआरएनए बनेगा पहले, तो इससे जो एमआरएनए बनेगा इसे हम इनहिबिटरी एमआरएनए कहेंगे, और फिर इससे जो प्रोटीन बनेगा इसे इनहिबिटरी प्रोटीन कहेंगे। पी है प्रोमोटर साइट है या प्रोमोटर जीन है यहाँ, तो ये प्रोमोटर जीन न करके आप यहाँ प्रोमोटर साइट ही कह दीजिए। साइट मतलब होता है स्थल, तो ये प्रोमोटर साइट क्या है, वह साइट है जहां इनहिबिटरी प्रोटीन जाकर के बाइंड करेगा। अब ये क्या है, तो स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है हम लोगों को देखना है। ये आपका पूरा लैक ऑपरेन हुआ, ये लैक ऑपरेन के लैक मतलब लैक्टोज और ऑपरेन अलग हो गया। तो ये ऑपरेन क्या होता है बता दिए, स्ट्रक्चर जीन का सेट जो प्रोमोटर ऑपरेटर से रिलेटेड हो, और ये लैक ऑपरेन के घटक है, पार्ट है, क्या क्या, रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर साइट या प्रोमोटर जीन भी कर सकते हैं, ऑपरेटर साइट, स्ट्रक्चर जीन, पूरा यहाँ माने लिख देते हैं। रेगुलेटरी जीन है, इससे इनहिबिटरी एमआरएनए बनेगा, इससे इनहिबिटरी प्रोटीन बनेगा। अब हम लोग इसको देखेंगे, अब इस पर आधारित कैसे क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन ये लिखा हुआ इस मॉडल का पहला कंडीशन में क्या कह रहा है, यहाँ लिखा होगा आपकी बुक में फिगर बनाया होगा, इंड्यूसर ऑब्सेंट। ये जो लैक ऑपरेंट सिस्टम है इसे इंड्यूसिबल सिस्टम कहा जाता है। क्या कहता है, इंड्यूसिबल सिस्टम। तो इसमें जो लैक्टोज है वो इंड्यूसर का काम करता है। लैक्टोज किसका काम करता है, इंड्यूसर का। पहला कंडीशन है जिसमें इंड्यूसर एब्सेंट है या लैक्टोज एब्सेंट। तो यहाँ क्या बना, ये आपका ये प्रोसेस, ये जीन है ऑलरेडी रेगुलेटरी जीन आई,
तो ये आपका इनहिबिटरी एमआरएनए बनाएगा। इनहिबिटरी एमआरएनए से क्या बनेगा? इनहिबिटरी प्रोटीन, इनहिबिटरी एमआरएनए और इनहिबिटरी प्रोटीन। तो जब ये इनहिबिटरी प्रोटीन बनेगा और इंडिसर जब नहीं है तो इनहिबिटरी प्रोटीन, ये इनहिबिटरी प्रोटीन आपको जा करके बाइंड कर जाएगा उससे। इसे क्या कहेंगे? इनहिबिटरी प्रोटीन। इनहिबिटरी प्रोटीन जा करके बाइंड कर गया ऑपरेटर साइट से। पहला कंडीशन क्या होगा? ये इनहिबिटरी प्रोटीन क्या करेगा? ऑपरेटर साइट से जाकर के बाइंड कर जाएगा। पी यहां प्रोमोटर साइट, ओ ऑपरेटर साइट और जेड वाई स्ट्रक्चर। जब ही इनहिबिटरी प्रोटीन, क्योंकि जब इंड्यूसर नहीं है पहला केस में, तो ये जाकर के बाइंड कर गया। अब यहां एक प्रोमोटर साइट है, तो अब जब ये ऑपरेटर साइट से जाकर के बाइंड कर गया कौन? इनहिबिटरी प्रोटीन। तो यहाँ पी प्रोमोटर साइट, आप लोग पढ़िएगा जो ट्रांसक्रिप्शन में 3 यूनिट होता है ना, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। पढ़े आप लोग, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसमें 3 उसके घटक होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो यहाँ प्रोमोटर साइट्स, यहाँ के पास यहाँ क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट होगा, अनुलेखन आरंभन स्थल, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको ये एंजाइम यहाँ होते हैं ना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसके हेल्प से ये जो स्ट्रक्चरल जीन है जेड वाई, ये जेड वाई क्या है? ये स्ट्रक्चरल जीन है। और इस तीनों स्ट्रक्चरल जीन से अलग अलग आरएनए बनेगा और उससे अलग अलग प्रोटीन बनेगा। बताए थे, जेड से बीटा ग्लाइकोसाइडेज, वाई से परमिएज और ए से ट्रांससिटाइडेज। तो अब ये जब प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर साइट से बाइंड कर गया तो ठीक है, तो एंजाइम जिसके हेल्प से ये स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जब आगे नहीं बढ़ पाएगा तो यहाँ नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। अब चूंकि ये इनहिबिटरी प्रोटीन जाकर ऑपरेटर साइट से बाइंड कर गया, तो जो एंजाइम है प्रोमोटर साइट के पास, यहाँ पर जो एंजाइम है जिसके हेल्प से इस स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, वो एंजाइम आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो इनहिबिटरी प्रोटीन है ऑपरेटर को जाकर के बाइंड कर दिया। अब नतीजा क्या होगा कि इस स्ट्रक्चरल जीन का नो ट्रांसक्रिप्शन, इसका अनुलेखन नहीं होगा, तो नो ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल। अब जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो जो एंजाइम है एंड नो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम बनेगा? नहीं बनेगा। नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, नो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। काहे नहीं एंजाइम बनेगा? क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन का अनुलेखन ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यह जो एंजाइम है प्रोमोटर साइट के पास वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहला कंडीशन समझ में आ रहा है? ये आपका हो गया पहला कंडीशन। पहला कंडीशन क्या हो गया कि स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, यानी कि एंजाइम नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा? तो यहाँ जो रेगुलेटरी जीन से, जो यहाँ लिखा हुआ है रेगुलेटरी जीन, यहाँ क्या लिखा था? रेगुलेटरी जीन, इसे इनहिबिट करने वाला, रोकने वाला एमआरएनए बना, इसे इनहिबिटरी प्रोटीन बना। तो ये प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर साइट से बाइंड कर गया। जब ऑपरेटर साइट से बाइंड कर गया, ऑपरेटर साइट क्या कर गया? बाइंड। तो प्रोमोटर के पास जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आगे नहीं बढ़ा, इसका स्ट्रक्चरल ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसी को हम सेकंड कंडीशन बना देते हैं। सेकंड कंडीशन देखिए, लैक्टोज प्रेजेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट है, यहाँ इंड्यूसर प्रेजेंट है। तो अब जब इंड्यूसर प्रेजेंट रहेगा सेकंड कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा? ये इंड्यूसर प्रेजेंट है, ये आपका हो गया इंड्यूसर। तो ये इंड्यूसर क्या करेगा कि इस रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेगा। क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। इसको हम इनहिबिटरी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको
इसको क्या कहते थे, इनहिबिटरी प्रोटीन, इसको कहेंगे इनहिबिटरी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन। तो इस रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर के इंड्यूसर मिक्स हुआ, इसे बाइंड हुआ और उसको इनएक्टिव कर दिया, इनएक्टिव रिप्रेसर। मतलब पहला जब कंडीशन था, जब इंड्यूसर नहीं था, जब लैक्टोज नहीं था, वो पहला कंडीशन था, तो उसमें क्या हो रहा था कि रेगुलेटरी जीन आई से इनहिबिटरी एमआरएनए बन रहा था, इनहिबिट करना मतलब रोकना, फिर उससे रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा था। क्या बन रहा था, रिप्रेसर प्रोटीन या इनहिबिटर प्रोटीन, इनहिबिटरी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन, रोकने वाला प्रोटीन। अब जब लैक्टोज, दूसरा कंडीशन, जब इंड्यूसर है या लैक्टोज है, तो क्या करेगा इंड्यूसर, इस जो रिप्रेसिव प्रोटीन बना या जो इनहिबिटरी प्रोटीन बना, इससे ये इंड्यूसर क्या होगा, इससे ये रिएक्ट किया और उसको इनएक्टिव कर दिया, निष्क्रिय बना दिया। जब निष्क्रिय बना देगा तो ये क्या होगा, यहां पर नहीं जा पाएगा। जब रिप्रेसर क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, इनएक्टिव हो गया। काहे निष्क्रिय हुआ, तो जो इंड्यूसर है उससे रिएक्ट करके उसको इनहिबिटरी प्रोटीन को या रिप्रेसर प्रोटीन को निष्क्रिय बना दिया। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय बना दिया। जब ये निष्क्रिय बना दिया तो यहाँ नहीं गया। अब इससे यहाँ क्या है, ऑपरेटर साइट फ्री। अब एक साइट क्या हो गया, फ्री हो गया। ऑपरेटर साइट क्या हो गया, फ्री। फ्री मतलब मुक्त हो गया। अब जब मुक्त हो गया तो यहाँ जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा और इसका क्या होगा, इससे अब ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन यहां हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। इस स्ट्रक्चरल जीन का क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, संरचनात्मक जीन का। अब जब हुआ तो अब इससे क्या बनेगा, इस जेड वाले से ये बना है एमआरएनए, तो इससे आपका बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा। जो वाई वाला रीजन है इससे क्या बन जाएगा, परमिएज एंजाइम बन जाएगा। और जो ए वाला रीजन है इससे क्या बन जाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज। क्या बन जाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज। फिर से देखिए, पहला कंडीशन था जब इंड्यूसर नहीं था, यानी कि लैक्टोज नहीं था। दूसरा कंडीशन है जब इंड्यूसर आ गया, यानी कि लैक्टोज आ गया। तो पहला कंडीशन में जो इनहिबिटरी मैसेंजर आरएनए, ये रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी जीन से इनहिबिटरी एमआरएनए बन रहा था। इसे इनहिबिटरी प्रोटीन या इसे रिप्रेसिव प्रोटीन बन रहा था जो एक्टिव था, और एक्टिव होने के चलते वो इस ऑपरेटर साइट को बाइंड कर दे रहा था, जिससे प्रोमोटर साइट के पास जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आगे नहीं बढ़ रहा था। इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा था संरचनात्मक जीन का, और एंजाइम नहीं बन पा रहा था। दूसरा कंडीशन में क्या है कि लैक्टोज आ गया, यानी कि लैक्टोज है, इंड्यूसर है। वो क्या करता है कि जो इनहिबिटरी मैसेंजर रेगुलेटरी जीन से जो इनहिबिटरी एमआरएनए बना, इनहिबिटरी एमआरएनए से जो रिप्रेसर प्रोटीन बना या इनहिबिटरी प्रोटीन बना, उससे रिएक्ट करेगा कौन, इंड्यूसर, और इसको निष्क्रिय बना देगा। निष्क्रिय बना देगा तो यहाँ नहीं जाएगा, इस ऑपरेटर साइट से क्या होगा, उससे कंबाइन नहीं होगा, ठीक है। अब ऑपरेटर साइट क्या हो गया, फ्री हो जाएगा। जब फ्री हो जाएगा तो एंजाइम आगे जाएगा, संरचनात्मक जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो फिर इसे आरएनए बनेगा, और आरएनए बना उसके बाद क्या होगा, इस जेड वाले हिस्सा से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, वाई वाला हिस्सा से परमिएज एंजाइम, और ए वाला हिस्सा से ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बना। और ये एंजाइम बनते रहेगा। कब तक बनते रहेगा एंजाइम, जब तक लैक्टोज या इंड्यूसर है तब तक ये एंजाइम बनते रहेगा। और इस एंजाइम की मदद से इस्चेरिचिया कोलाई लैक्टोज को डाइसैकेराइड में तोड़ते रहेगा,
जो लैक्टोज जो डाइसैकेराइड है उसको मोनोसैकेराइड में तोड़ते रहेगा ग्लूकोज गैलेक्टोज में, और अपना पोषण उससे एनर्जी लेते रहेगा। यह पूरा प्रक्रिया ऑन रहेगा। यानी कि ध्यान देना है, लैक ऑपरेरन कब ऑन रहेगा, कब तक ऑन रहेगा, कब ऑन रहेगा, जब लैक्टोज रहेगा। जो ही लैक्टोज सराउंडिंग में खत्म, वो लैक ऑपरेरन प्रक्रिया ऑफ हो जाएगा। यानी कि लैक ऑपरेरन का ऑन या ऑफ होना किस पर डिपेंड करता है कि लैक्टोज है या नहीं। लैक्टोज है, प्रोसेस ऑन है, तब तक ऑन है जब तक लैक्टोज है। लैक्टोज है तब ये तीनों एंजाइम बन रहा है। तीनों एंजाइम का रोल होता है वो डाइसैकेराइड यानी लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस में। जो लैक्टोज है, जो डाइसैकेराइड है, उसके हाइड्रोलाइसिस में इस तीनों एंजाइम का रोल होता है। तो जब तक लैक्टोज है ये तीनों एंजाइम बन रहा है। लैक्टोज जो ही खत्म, इंड्यूसर खत्म, तो रेगुलेटरी जीन से इनहिबिटरी एमआरएनए बनेगा। यानी कि रेगुलेटरी एमआरएनए उससे इनहिबिटरी प्रोटीन या रिप्रेसिव प्रोटीन बनेगा। वो ऑपरेटर साइट को बाइंड कर देगा और एंजाइम आगे जाएगा नहीं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जब लैक्टोज रहेगा तो सारा प्रक्रिया चलता रहेगा। इसी को कहते हैं लैक ऑपरेरन मॉडल। आपसे रिक्वेस्ट है आप बुक एक बार पढ़िए, बुक का फिगर देखिए। हम जैसे समझाएं वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, फिर बुक पढ़िए। नहीं समझ में आएगा कमेंट लिखिए, फिर इसको हम समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और घबराइए बाबू बिल्कुल नहीं।